हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि हम फास्ट रिविजन करें। तो आप जल्दी जल्दी वीडियो को देख लीजिएगा और कितना प्रश्न अपने मन से कर लेते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों पहला सवाल है हमारा, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो इसमें होगी दोस्तों भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा दोस्तों? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है दोस्तों बचपन, ध्यान से सुनिएगा, बचपन, सुंदरता, लड़कपन, पांडित्य, दासत्व, बुढ़ापा, जवानी, चोरी, ईमानदारी। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद दोस्तों? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ध्यान सुनिएगा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। तो इस प्रश्न का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया? ऑप्शन है बूंद और समुद्र, सुहाग के निपुर, मानस का हंस या अमृत और विष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मानस का हंस। क्या दोस्तों? मानस का हंस अमृतलाल नागर के उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बना गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा की रचनाकार कौन है? ऑप्शन है श्रीलाल शर्मा, बनवारी लाल चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या राहुल सकृत्यायन। दोस्तों मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? तो वह हो जाएंगे दोस्तों राहुल सकृत्यायन। ठीक है, राहुल सकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं। और दोस्तों राहुल सकृत्यायन की और यात्रा वृत्तांत हैं, जैसे पहला है मेरी लद्दाख यात्रा, ठीक है, दूसरा है किन्नर देश में, तीसरा है घुमंकड़ शास्त्र, चौथा है यात्रा के पन्ने, पांचवा है एशिया के दुर्गम भूखंड। ठीक है, इनकी राहुल सकृत्यायन दोस्तों यात्रा वृत्तांत पर बहुत से लेख लिखे हैं। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है संबंध, अधिकरण, संबोधन या अपादान। तो दोस्तों हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन का चिन्ह होता है दोस्तों हे, अहो, अरे। क्या होता है दोस्तों? हे, हो, अरे। ठीक है, ये संबोधन का चिन्ह है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? ऑप्शन ए है भारतेंद्र युग, भक्ति काल, रीतिकाल या छायावाद। तो दोस्तों डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? दोस्तों वह कहा है दोस्तों छायावाद को। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उपकुल में कौन सा समास है? दोस्तों उपकुल में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष समास। तो दोस्तों उपकुल में कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दोस्तों अव्ययी भाव समास। कौन सा समास दोस्तों? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौण होता है, यानी कि जिसका पहला पद अव्यय की प्रकृति का हो वहां अव्ययी भाव समास होता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है मर्मज्ञ, सुविज्ञ, विद्वान या निगूढ़। तो दोस्तों किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द हो जाएगा मर्मज्ञ। क्या हो जाएगा दोस्तों? मर्मज्ञ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा,
वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है समास, दूसरा है अव्यय, तीसरा है उपसर्ग, चौथा है प्रत्यय। तो दोस्तों जो वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उनको कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय या उपेंद्रनाथ अश्क। तो दोस्तों त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो वह हो जाएंगे दोस्तों जैनेन्द्र। क्या दोस्तों? जैनेन्द्र। दोस्तों त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है और त्यागपत्र में स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है। इसमें मृणाल, प्रमोद, शीला मुख्य पात्र हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उसने मुझे पास आने के लिए कहा। बी ऑप्शन है उसने मुझसे पास आने को कहा। सी ऑप्शन है उसने मुझे पास आने को कहा। डी ऑप्शन है उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। तो दोस्तों इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वह हो जाएगा दोस्तों उसने मुझे पास आने को कहा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसने मुझे पास आने को कहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा कौन सी वर्तनी शुद्ध है? दोस्तों प्रश्न क्या है? कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन है विशेष। इन चारों ऑप्शन में से देख लीजिए कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो वह हो जाएगी दोस्तों विशेष। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है मूर्ख होना, बी ऑप्शन है कुछ निर्णय कर पाना, सी ऑप्शन है किंकर्तव्य विमूढ़ होना और डी ऑप्शन है झगड़ालू होना। तो दोस्तों अवधि खोपड़ी मुहावरे का अर्थ सही अर्थ हो जाएगा मूर्ख होना। क्या होना दोस्तों? मूर्ख होना। तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। ऑप्शन है साकेत, कामायनी, जयद्रथ वध या यशोधरा। तो दोस्तों इनमें से मैथिली शरण गुप्त ने कौन सा काव्य क्या नहीं लिखा है? तो वह दोस्तों हो जाएगा कामायनी। ठीक है, कामायनी मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। ठीक है, बल्कि यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी किसकी रचना है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की रचना है। और प्रसाद जी की अन्य रचना है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, उर्वशी, झरना, आंसू, लहर और चित्राधर। ठीक है, जबकि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर और पंचवटी। ठीक है, ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा चौराहा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो दोस्तों चौराहा, तो दोस्तों इसमें संख्यावाची शब्द होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों द्विगु समास। क्या कहते हैं दोस्तों? यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा द्विगु समास। ध्यान सुनिएगा, चौराहा यानी कि चार राहों का समाहार। ठीक है, द्विगु समास की परिभाषा है संख्या पूर्व द्विगु, माने संख्या के जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो द्विगु समास होता है। जैसे पंचवटी, पंचांग, पंचग्राम, चतुर्युग या चतुष्फल। तो दोस्तों जहां पहला पद संख्यावाची होता है उसको द्विगु समास कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों। प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? ऑप्शन है गार्गा दत्तासी, बी ऑप्शन है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सी ऑप्शन है सुनीति कुमार चटर्जी, डी ऑप्शन है धीरेन्द्र वर्मा। दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान यह किसने लिखा है? तो यह लिखा है दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ठीक है, इस प्रश्न का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों। प्रश्न है
बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्य के लिए शब्द होगा। तो दोस्तों बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्य के लिए शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन को पढ़ते हैं, अपठित, अपभ्रंश, मौलिक या अपठनीय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपठित। ठीक है, बिना पढ़ा हुआ अंश को क्या कहेंगे? अपठित। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। ऑप्शन ए है वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, बी ऑप्शन है त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, सी ऑप्शन है वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, डी ऑप्शन है त्रुटियों की उपेक्षा कर। दोस्तों भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। तो यह करना चाहिए कैसे दोस्तों? यह करना चाहिए वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। तो इस प्रश्न का यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मूक होय वाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कली मल दहन। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन है सोरठा, चौपाई, दोहा। क्या दोस्तों? सोरठा, चौपाई, दोहा। और अगला ऑप्शन है नीचे दोस्तों, ध्यान से देखिए, अगला ऑप्शन है डी ऑप्शन बरवय। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है? बरवय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह सोरठा है। क्या है दोस्तों? सोरठा। ध्यान से सुनिएगा, सोरठा में क्या होता है? सोरठा यह अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, सोरठा क्या कहते हैं? यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहे का विपरीत होता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, यह दोहे का विपरीत होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती है। कितनी कितनी दोस्तों? प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, एवं द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा सोरठा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। प्रश्न है, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, बी ऑप्शन है उन्हें कविताएं याद हों, सी ऑप्शन है उन्हें मुहावरे याद हों, डी ऑप्शन है वे किसी वक्ता के साथ रहते हैं। तो दोस्तों बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक क्या हो जाएगा? तो वह होगा दोस्तों उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये सब प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है अनौपचारिक कथन, बी ऑप्शन है औपचारिक कथन, सी ऑप्शन है प्रासंगिक कथन और डी ऑप्शन है तर्कसंगत कथन। दोस्तों वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? अनौपचारिक कथन। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है लिखाई, हानिकारक, उपकार या अपनापन। तो दोस्तों इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो वह हो जाएगा दोस्तों उपकार में। उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसमें दोस्तों उपकार में कौन सा उपसर्ग लगा है? उप। ठीक है, उप धन कार। ठीक है, इसमें उपसर्ग लगा है। क्या है? उप। याद रखिएगा, उपसर्ग लगा है। उपसर्ग दोस्तों, उपसर्ग किसे कहते हैं? ध्यान सुनिएगा, उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले आकर उनका विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? ऑप्शन है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, समन्वय या माधुरी। तो दोस्तों इनमें से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो वह है दोस्तों हिंदी प्रदीप। क्या है दोस्तों? हिंदी प्रदीप का संबंध इलाहाबाद से है। यानी कि हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका 1877 में बाल कृष्ण भट्ट के संपादकत्व में इलाहाबाद प्रयाग से निकलती थी। ठीक है, और दोस्तों जो यह ब्राह्मण पत्रिका है
ये ऑप्शन वाला ब्राह्मण पत्रिका, यह कानपुर से निकलता था और इसके रचनाकार दोस्तों पत्रिका के वो थे प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, आगे देखते हैं। और यह दोस्तों समन्वय पत्रिका है, यह निकलता था कलकत्ता से। ठीक है, और उसके रचनाकार कौन थे दोस्तों? माधवानंद। और माधुरी जो है यह निकलता था दोस्तों लखनऊ से। ठीक है, और इसके रचनाकार थे दोस्तों दुलारे लाल भार्गव। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है पराधीन सपनेहु सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? ऑप्शन है कबीरदास, रैदास, सूरदास या तुलसीदास। तो दोस्तों पराधीन सपनेहु सुख नाही, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह मतलब यह पंक्ति किसने लिखी है? तो यह लिखा है दोस्तों तुलसीदास ने। किसने लिखा है दोस्तों? तुलसीदास ने यह पंक्ति लिखी है और यह रामचरितमानस से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा यह पंक्ति रामचरितमानस से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाल मुकुंद गुप्त। दोस्तों सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो वह थे दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती के संपादक बने और 1920 तक रहे। यह मासिक पत्रिका थी। कौन सी पत्रिका थी दोस्तों? सरस्वती पत्रिका, यानी कि यह हर महीने निकलती थी। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? ऑप्शन है ए है कारखाना, बी ऑप्शन है अमिताभ, सी ऑप्शन है कलरव, डी ऑप्शन है चहचहाना। तो दोस्तों इनमें से कौन सा अमात्रिक शब्द है? तो वह हो जाएगा दोस्तों कलरव। कलरव में कोई भी मात्रा नहीं लगा है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, बी ऑप्शन है यमक अलंकार, सी ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार और डी ऑप्शन है उपमा अलंकार। दोस्तों तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें है दोस्तों अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार है। और आइए दोस्तों अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं? ध्यान सुनिएगा, जहां पर समान वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। तो दोस्तों इस पंक्ति में यहाँ पर त वर्ग वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार हो रहा है। यहाँ की दोस्तों इसमें त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है? ऑप्शन है शब्द, वर्ण, वर्ण समूह या वक्तव्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शब्द। ठीक है, यानी कि वर्ण को उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गद्यांश है यह। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, मतलब उन्होंने भी उसी समय पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। आगे देखते हैं, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। मैं छोटा था, वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वे 14 साल के थे। उन्हें मेरी निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी बात में थी कि उनके, आगे देखते हैं दोस्तों, उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव के बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर
चिड़िया, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिससे न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। जैसे एक बार उनकी कॉपी पर मैंने इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, भाई भाई, श्रीयुत, राधे श्याम। इनके बाद आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की इस पहेली का कोई हल निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस, आगे पढ़ते हैं दोस्तों, साहस न हुआ। वे 9वीं कक्षा में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात थी। ठीक है, यह पंक्ति किसकी है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद्र की। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें कौन सा प्रश्न लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न है, उम्र में 5 साल का और पढ़ाई में 2 कक्षाओं का अंतर बताता है कि, ऑप्शन है छोटे भाई की उम्र घटा दी गई थी, बी ऑप्शन है बड़ा भाई पढ़ने में तेज था, सी ऑप्शन है छोटा भाई 1 वर्ष में 2 कक्षाएं उत्तीर्ण कर गया था, डी ऑप्शन है बड़े भाई को देर से स्कूल भेजा गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बड़ा भाई पढ़ने में तेज था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, कॉपी पर लिखे शब्दों व चित्रों से किस मन स्थिति का पता चलता था? ऑप्शन है भटकाव, एकाग्रता, अध्ययनशीलता या दत्तचित्त होना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भटकाव। ठीक है, कॉपी पर लिखे शब्दों और चित्रों से किस मन स्थिति का बोध होता था? भटकाव का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों वीडियो का। प्रश्न है, बड़ा भाई किस अधिकार से लेखक पर निगरानी रखता है? ऑप्शन है बड़ी कक्षा में होने से, बी ऑप्शन है पिता के निर्देश पर, सी ऑप्शन है बड़ा होने के नाते और डी ऑप्शन है शक्तिशाली होने के कारण। तो दोस्तों बड़ा भाई किस अधिकार से लेखक पर निगरानी रखता था? तो वह रखता था दोस्तों बड़ा होने के नाते। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपने कितना प्रश्न हल किया। तो इसी के साथ अपने वीडियो को बंद करते हैं। आपका दिन शुभ हो।